Welcome everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture we will discuss about SN1 reaction. पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी किया था और उसके साथ साथ हमने देखा था SN2 रिएक्शन को डिटेल के साथ, जिसके अंदर मैंने आपको SN2 रिएक्शन के जनरल फीचर्स और उसके अलावा उसका मैकेनिज्म और जो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम SN1 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ इसके फीचर्स देखेंगे, जनरल रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद हम इसके फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है। और ये लेक्चर देखने के बाद आप इजीली SN1 और SN2 रिएक्शन के दरमियान जो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। वैसे मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह SN1 और SN2 रिएक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी हमारे पास ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं लोन पेयर कंटेनिंग भी हो सकते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो हमारे पास जब वो आर के साथ अटैच हो जाता है तो क्लोरीन जब वो लीव कर जाता है, यानी हमारे पास लिविंग ग्रुप की जगह आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। और लिविंग ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर, ठीक है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाता है और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह आ जाता है, ठीक है। ऐसे रिजल्ट आपके पास आर और न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके रीडिटर्मिनिंग स्टेप में एक मोलिक्यूल इन्वॉल्व, ठीक है। यानी हमारे पास ये क्या होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी हमारे पास उसका जो रीडिटर्मिनिंग स्टेप होता है इस रिएक्शन का रीडिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा इसका स्लो स्टेप होता है। अब अभी आप ये देखें कि जो आपको इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, 1, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है जस्ट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, यानी जब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और रीडिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है जो कि आपका होगा सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने पे आपका SN1 रिएक्शन का रेट चेंज होगा, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जैसे आप SN2 में करते थे तो आपके SN2 रिएक्शन का रेट जो है वो डिफरेंट होता था डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है जस्ट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल ले तो इसके अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इसकी एग्जांपल आती है, जिसके अंदर हमारे पास अल्काइल हैलाइड के अंदर आपका वाटर जो है वो ऐड। अब यहाँ पे असल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब वाटर में से हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा वो है OH नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव आपके क्लोरीन को जो कि आपका क्या है लिविंग ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देगा। एज ए रिजल्ट आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगी। यहाँ मैंने लिया था टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और इस क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, यानी हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गई और H2 से हमारे पास H और ये वाला Cl दोनों ने मिलकर बना दिया HCl, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो आया इन प्लेस ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल, यानी लिविंग ग्रुप छोड़ के चला गया और उसकी जगह हमारे पास आ गया न्यूक्लियोफाइल जो कि क्या था OH, ठीक है, जो कि वाटर से आया। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या होगा, डिसोसिएशन होगी और एज ए रिजल्ट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। यानी इसके अंदर क्या होता है SN1 रिएक्शन के अंदर लिविंग ग्रुप पहले स्टेप पे लीव करते हैं और उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। अब यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा तो हमारे पास डिसोसिएशन होगी, एज ए रिजल्ट आपके पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी। अब यहाँ पे जब ये क्लोरीन जो है वो लीव किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, तो हमारे पास एक कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई। अब ये वाला जो स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है और ये हमारे पास जो है वो सोल्वोलाइसिस के अमल के थ्रू जो है वो फेवर करता है।
अब मैं आपको भी बताती हूँ कि वाटर की प्रेजेंस की वजह से डिसोसिएशन इजी क्यों। ये हमारे पास यहाँ पे असल में वाटर के साथ और क्लोरीन के साथ लिंकेज इसका बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है। डेट्स वाई हमारे पास क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप इजीली लीव कर जाता है। उसको हम आगे फैक्टर्स में डिटेल के साथ देखते हैं। अभी आप ये चीज़ याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी और आपका लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, यानी स्टेप नंबर 1 है डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि आपका जो कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे वाटर है तो वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, ये अटैक करेगी कार्बन पे, कार्बोकेटाइन की कार्बन। एज रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो इस तरह अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जो कार्बोकेटाइन ये है, अब ये हमारे पास ट्राइगोनल शेप में। ठीक है, अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, कहीं से भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। लेकिन SN2 में हमने क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो SN2 में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप होता है वहां से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, क्योंकि वहां से हिंड्रेंस का सामना होता है, रिपल्शन का सामना होता है, वो ऑपोजिट साइड से अटैक करता था। लेकिन यहाँ पे SN1 रिएक्शन के अंदर आपका कार्बोकेटाइन है और ये ट्राइगोनल है, तो आपका कहीं से भी अटैक हो सकता है, चाहे फ्रंट साइड से या बैक साइड से। ये हमारे पास एक फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। एज रिजल्ट आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी जिसे आप प्रोटोनेटेड टर्शी मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपने ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन के लिए आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये हमारे पास यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाएगी और हमारे पास ये H3O पॉजिटिव बन गया। अब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपने देखा इनके इसके मैकेनिज्म के अंदर के फर्स्ट स्टेप जो था वो स्लोएस्ट स्टेप था, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन की जनरेशन थी, और इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स है वो कितने इन्वॉल्व है, जस्ट 1। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि जस्ट 1 रिएक्टेंट इन्वॉल्व था तो डेट्स वाई हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे जब 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा और ये हमारे पास क्या होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस के बारे में कि SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो कार्बोकेटाइन क्रिएट हो है ये हमारे पास ट्राइगोनल है, तो अगर आप इसी कार्बोकेटाइन को कंसीडर करो तो आपका ये जो कार्बोकेटाइन है वो इस तरह है कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है यानी जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अटैक कर सकता है या फिर इधर से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से बैक साइड से भी। अगर फ्रंट साइड से अटैक करे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी, अगर बैक साइड से अटैक करे तो ये प्रोडक्ट बनेगी, और ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट बनी एक तरफ वाटर इधर से रिएक्ट कर रहा है एक तरफ इधर से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेम प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि तीनों हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए। ठीक है, यहाँ पे S या दूसरी जो हम कन्फिग्रेशन समझते हैं S और R कन्फिग्रेशन, वहाँ ये वाला मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन है इससे आपका जो जनरेशन हो रही है ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंट्रल वाला नहीं है कार्ब। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखो जो कि हमारे पास एक कायरल कंपाउंड है जो रिएक्टेंट कायरल है, जैसे हमारे पास ये ऊपर था ये हमारे पास था A कायरल, तो उसके अंदर तो हमारे पास जो वो वाला केस नहीं था जैसे हमारे पास इसके अंदर। अब ये हमारे पास क्या है, कायरल कंपाउंड। ठीक है, कायरल कंपाउंड मीन कि हमारे पास जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हमारे पास ये 4 ऐसे ग्रुप्स के साथ अटैच है जो सारे क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल और ये ब्रो। ठीक है, तो चारों ग्रुप से वो डिफरेंट है, तो ये हमारे पास एक कायरल सेंटर है। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन है वो एक कायरल सेंटर है। अब हमारे पास इसकी अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास S कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, अब हम इसके कन्फिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे, जिसके लिए मैं आपको R और S कन्फिग्रेशन को डिटेल के साथ बताऊंगी। यहाँ आपने जो है वो S कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अब S कन्फिग्रेशन वाले मॉलिक्यूल की हमने हाइड्रोलिसिस करवाई। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें पता चला कि 50% S प्रोडक्ट मिली है और 50% आपकी R प्रोडक्ट मिली है, यानी हमारे पास 50% आपका मॉलिक्यूल की जो कन्फिग्रेशन है वो रिटेन रही है, S की S रही, 50% की इन्वर्ट हो गई यानी S से R हो गई है। तो हमें पता चला कि जब SN1 रिएक्शन को फॉलो किया जाए तो 50% इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की, 50% रिटेंशन होती है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल था वो इधर से भी रिएक्ट कर सकता था, इधर से भी रिएक्ट कर सकता था, यानी दोनों साइड से रिएक्ट कर सकता था कार्बोकेटाइन की। जब इसका कार्बोकेटाइन जनरेट किया जो कि कुछ यूं होगा कि हमारे पास एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा हमारे पास इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है
और तीसरा हमारे पास इसके साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन। तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी, जो एक का हाइड्रोक्सिल इस साइड पे और एक कई साइड्स पे। तो हमारे पास जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमने पोजीशन चेंज की तो एज ए रिजल्ट हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनी और दोनों 50-50% है। अगर 50% एस है तो 50% ही आर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक रेसमिक मिक्सचर जो है ऑब्टेन हो गया। रेसमिक मिक्सचर ये होता है कि 1:1 हो, आपकी आर और एस की 1:1 हो। जितना आर है उतना ही एस है, ठीक है। आर और एस जो है वो इक्वल क्वांटिटी में है, तो हमारे पास ये एक दूसरे के इफेक्ट को ना कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे फर्ज करें कि जो आर वाला है हमारे पास लाइट को रोटेट कर रहा है राइट साइड, एस वाला रोटेट कर रहा है लेफ्ट साइड पे, लेकिन आर और एस जब इक्वल अमाउंट में है तो हमारे पास इसका जो मिक्सचर होगा वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, बल्कि लाइट जो है वो सीधी पास कर जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है तो ये हमारे पास कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन के केस में अगर आपके पास कायरल सेंटर कंटेनिंग आपके पास कोई भी कंपाउंड है तो एज ए रिजल्ट आपका रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब हम फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपका SN1 जो है वो इफेक्ट करता है। फर्स्ट वन फैक्टर इज सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। अब सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कौन सी चीज आएगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही SN1 रिएक्शन अच्छा होगा। अगर हम कंसीडर करें टर्शरी कार्बोकेटाइन को तो टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे पास मोस्ट स्टेबल होता है। देन हमारे पास आता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और लास्ट पे हमारे पास आता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और सबसे लास्ट पे आता है हमारे पास मिथाइल, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है कि अगर आप जो है वो क्या करो, कार्बोकेटाइन जो टर्शरी यूज करो तो SN1 रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हमारे पास जो प्राइम ये वाला जो होता है ना इसमें SN1 रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होता है। इसकी रीजन ये होती है कि आपकी जो फर्स्ट स्टेप है ना उसके अंदर आपको बनता है कार्बोकेटाइन। अगर ये स्टेबल होगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन तब भी बनेगा ना जब हमारे पास वो स्टेबल फॉर्म में हो, तभी वो अपनी एग्जिस्टेंस को कायम कर सकेगा। तो इसलिए हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो SN1 रिएक्शन ऐसे कंपाउंड्स जिसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो वो हमारे पास SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अब जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये क्यों स्टेबल होता है, इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले टॉपिक के अंदर, जिससे मैंने आपको बताया था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो उतने ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और एज ए रिजल्ट उतना ही ज्यादा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर आपको ये मॉलिक्यूल्स दिए हो, ठीक है, ये और ये, अब ये तीनों मॉलिक्यूल्स के अगर आप इनको डिफरेंशिएट करो तो इनमें कार्बन कंटेंट तो इक्वल है, तीनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, नहीं डिफरेंट है। अब ये 2 आइसोमर्स हैं, अगर आप इन दोनों को कंसीडर करो तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये जो ब्रोमीन है एक में प्राइमरी पोजीशन पे है, एक में सेकेंडरी है और तीसरे में हमारे पास ये टर्शरी पोजीशन पे है। तो आप किसको कहोगे कि किसका SN1 रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा, तो ये वाला। और SN2 का कौन देगा, ये वाला प्राइमरी, क्योंकि SN2 के अंदर हमारे पास जैसे ही अटैक होता है वैसे ही लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, लेकिन यहाँ पहले लिविंग ग्रुप ने लीव करना है, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो आपका रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंसेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और उसकी कंसेंट्रेशन क्या डिपेंड करती है हमारे पास SN1 रिएक्शन पे, तो आंसर है नो। वाई, बिकॉज जो हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसके अंदर तो आपका न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं। तो जब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर जो इन्वॉल्व नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का इस पे कोई असर नहीं है, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो, एनीथिंग एल्स, लेकिन आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम रहेगा। अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर जो कि है सोलवेंट इफेक्ट, कि सोलवेंट कौन सा यूज करोगे तो आपके पास SN2 रिएक्शन जो वो SN1 रिएक्शन जो वो बहुत अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा। अगर आप पोलर सोलवेंट को यूज करो तो हमारे पास SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर देता है। उसकी रीजन क्या है कि पोलर सोलवेंट ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, जिससे पोलैरिटी ज्यादा होती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो क्रिएट हुए, ठीक है। जैसे कि आपका वाटर हो गया, वाटर हमारे पास एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है।
अब हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि ये डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप में हेल्प करते हैं। अगर आप इसको कंसीडर करो, ये वाले मॉलिक्यूल, ये जो हमने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड देखा था, इसको कंसीडर करो, ये था आपका सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट के साथ लगा हुआ आपका लिविंग ग्रुप जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर, यानी हमारे पास यहाँ पे इसकी पोलैरिटी की नेगेटिव। अब जब वाटर के H है जो हाइड्रोजन है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमने यूज करा है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अब ये जो प्रोटिक सोलवेंट होता है उसके पास क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या करते हैं कि इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इस क्लोरीन की जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनेगी तो ये जो C और Cl का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो CCl का बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जब ये टूटेगा ज्यादा तो एज ए रिजल्ट आपके कार्बोकेटाइन की जनरेशन जल्दी हो जाएगी। जब कार्बोकेटाइन की जनरेशन जल्दी हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है उसकी अगर जनरेशन इजीली हो जाए तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। और वो कैसे इजीली होगी, जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट होगा, ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्लोरीन और उसकी कोई भी हमारे पास वो नहीं होगी बॉन्डिंग, तो एज रिजल्ट वो फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लोरीन है उसको आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सोल्वलाइज कर दे। एज रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन इजी बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन हो जाएगा और आपका रह जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल आपका इजीली अटैक करेगा, चाहे वो इधर से करे या इधर से करे। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। कि आपका लिविंग ग्रुप किस तरह इफेक्ट करता है आपके SN1 रिएक्शन के रेट को। तो ये हमारे पास उसी तरह इफेक्ट करता है लिविंग ग्रुप जो है SN1 के रेट को, जिस तरह इसने SN2 में किया था। अगर आप पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग ग्रुप है उसकी लीव करने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो ज्यादा होगी अगर उसकी बेसिसिटी कम होगी। यानी बेसिसिटी और जो हमारे पास लिविंग ग्रुप की जो नेचर है उनका इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कोई भी एनाइन बहुत ज्यादा बेसिक है तो वो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप जो है वो उसकी बेसिसिटी क्या है, जो है वो कम है, तो वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर हम कंसीडर करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, ठीक है। अगर हम इनके एनाइंस देखें, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो हमें पता चलेगा कि फ्लोराइड की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, यानी हमारे पास ये सबसे बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और आयोडीन की सबसे कम है, तो हमारे पास जिसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी वो हमारे पास इजीली लीव कर जाएगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास इसकी लीव करने का ऑर्डर है, ठीक है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, आयोडाइड और फ्लोराइड जो है हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक है। तो हमारे पास जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ये था हमारा आज के लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ SN1 रिएक्शन को बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना SN1 और SN2 रिएक्शंस को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स वर्क करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा कि कहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स है, उनको हम जो है वो खुद जब सॉल्व करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।